तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं भाग 5 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है संघ सरकार के बारे में। और जो संघ सरकार है वो अनुच्छेद 52 से लेकर और 151 तक दिया हुआ है। हम पढ़ेंगे संघ सरकार भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। मैं इसका एक चार्ट बना रहा हूँ जिसके आधार पर हम पूरा संघ सरकार जो 5 भाग है उसे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो हैं कार्यपालिका, इसको पढ़ेंगे हम, और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, फिर न्यायपालिका, और उसके बाद पढ़ेंगे हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। देखिए, हम 52 से 151 तक अनुच्छेद में डिवाइड कर रहे हैं। कार्यपालिका दी हुई है 52 से लेकर 78 तक, व्यवस्थापिका दी हुई है 79 से लेकर 122 तक, अध्यादेश की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को 123 में, न्यायपालिका दिया हुआ है 124 से लेकर 147 तक, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिया हुआ है 148 से 151 तक। ये तो रही अनुच्छेद की बात 52 से लेकर और 151 तक। अब बात करते हैं कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, इसका जो कार्य होता है वो होता है कानून का क्रियान्वयन करना। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? कानून का न्याय करना। अध्यादेश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये पढ़ लिया किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, किस टॉपिक में क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। हम पढ़ते हैं अब अलग अलग। जैसे अगर मैं बात करूं कार्यपालिका के बारे में, तो देखिए, मैं कार्यपालिका को इस भाग में बांटूंगा अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? कार्यपालिका के अंतर्गत। और राष्ट्रपति पता है आपको 52 से 62 तक है और ये 63 से 73 तक है। तो ये मानो कि ये अनुच्छेद 52 से 73 तक हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कार्यपालिका के टॉपिक में। अब अगर हम बात करें और क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये किस में पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत 74 और 75 में। इसमें ही पढ़ेंगे हम महान्यायवादी, वो किस में? अनुच्छेद 76 में। और 77 78 बचे, उन्होंने कानूनी जो कार्रवाई है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके बारे में दिया गया है। तो कार्यपालिका 52 से 78 तक किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब देखिए, यहीं एक बात याद रखने वाली है, जो राष्ट्रपति हैं उसे हम प्रतीकात्मक सरकार बोलते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को वास्तविक सरकार बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करता है, वो एक औपचारिक प्रधान है और वो सभी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसलिए वास्तविक सरकार हुई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, कार्यपालिका पढ़ लिया पूरा टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कानून का जो गठन है वो करना। देखिए, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें इसे हम बोल सकते हैं संसद। इसमें आती हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसी का टोटल नाम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ही बोल सकते हैं हम संसद, जो अनुच्छेद 79 से 182 में दिया हुआ है। और इसी में दिया हुआ है संसद के गठन के बारे में, संसद का प्रावधान, संसद के विशेष अधिकारी, संसद की विशेष प्रक्रिया, संसद का सत्रावसान, संसद की जो सत्र की प्रक्रिया है वो,
संसद में आहूत और संसद को बुलाने का अधिकार, ये सब व्यवस्थापिका में पढ़ेंगे 79 से लेकर 122 तक, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। अब ये अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसे पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो राज्यसभा ये सदन है वो उसका विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। न्यायपालिका 124 से 147, इसमें हम पढ़ेंगे मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ, उसके पूर्ण विचार की शक्तियाँ, उसकी राष्ट्रपति के प्रति क्या दायित्व हैं, वो सभी पढ़ेंगे हम 124 से 147 न्यायपालिका। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम कहते हैं कैग, ये 148 में है मोस्टली, और इसमें दिया हुआ है ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता क्या है, ये रियल में होता है हिसाब किताब का जो जोखा रखता है वो। तो ये थे जो हम संघ सरकार में पढ़ेंगे भाग 5 में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब देखिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 से 62 तक है। बाकी और भी अनुच्छेदों में है लेकिन अभी फिलहाल 52 से 62 तक पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 से 62 तक है, पहले उसके बारे में देखते हैं राष्ट्रपति पद है क्या। अगर मैं लिखूं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए ये अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब अगली बात क्या है, देखिए राष्ट्रपति अगर हम पढ़ रहे हैं तो मोस्टली अनुच्छेद याद रखना है 52 से और 62 तक, ये हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। बाकी और भी अनुच्छेद आ गए हैं लेकिन मोस्टली यही हैं। देखिए राष्ट्रपति क्या है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रपति जो हमारा संविधान है उसका सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। संसद का भी एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। और एक औपचारिक प्रधान की बात करें तो भी होता है राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान नहीं, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। तो ये सभी कई नाम हैं राष्ट्रपति के लिए जो जिनके नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रता, एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है किसको, राष्ट्रपति को। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। अब देखिए अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 52 में क्या दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 52 में, सिर्फ इतना। अनुच्छेद 53 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 53 में क्या दिया हुआ है, 53 में है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करे या किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करे, वो इस राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है और वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इन शक्तियों का उपभोग स्वयं करे या किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करे। अब देखिए बात आती है अनुच्छेद 54 की, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए 54 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। निर्वाचन होगा किस तरीके से, तो याद रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसे जनता द्वारा चुना जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि जो हमारी जनता है वो विधायक और सांसदों को चुनती है और विधायक और सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो एक तरीके से जनता बीच में विधायक और संसद को चुनती है और वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब देखिए तो इस तरीके से निर्वाचन किस तरीके से हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। अब जो निर्वाचन है उसके लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल का गठन। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, देखिए इसमें 3 तरीके के लोग होते हैं, 1, 2, 3। कौन कौन, जो संसद के दोनों सदन हैं, जो संसद के दोनों सदन हैं
उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेते हैं? राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी, इनके भी कौन से? निर्वाचित सदस्य। देखिए ये बात याद रखनी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखना है निर्वाचित निर्वाचित निर्वाचित, ना कि मनोनीत। अब देखिए अगर हम बात करें कि इसके जो निर्वाचन मंडल में ये तो भाग ले रहे हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, भाग नहीं लेते? तो ध्यान रखना है जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत भी कौन से? जो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। और कौन? राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद के ना ही तो निर्वाचित सदस्य और ना ही मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते राज्य विधान परिषद के, ठीक है। तो ये रखना है अनुच्छेद 54 में याद, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन नहीं होते? तो ये मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये था अनुच्छेद 54 के बारे में। देखिए अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 देखिए 54 में क्या पढ़ा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। क्या लिखा है 55 में? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का क्या तरीका है तो याद रखना है, अभी बताया था अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है तो याद रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण प्रणाली। कौन सी? एकल संक्रमणीय प्रणाली। देखिए इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन का चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण प्रणाली है जिसे सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलते हैं। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम एकल संक्रमण प्रणाली का नाम है। अब देखिए इन्होंने क्या सिस्टम किया है। ये प्रणाली तो अपनाई है राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन एक बात और याद रखना है कि इन्होंने ये भी देखा है कि संघ और राज्यों के बीच समानता रहे। ठीक, संघ और राज्यों के बीच समानता, और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने जो मत हैं उनका मूल्य निर्धारित किया है कि राज्य विधान सभा के सदस्य का मूल्य क्या होगा, संसद सदस्य का मूल्य क्या होगा। तो हम इन्हीं मूल्य को देखते हैं आगे कि वो मूल्य है क्या मूल्य इनके लिए नियुक्त किए गए हैं। देखिए अगर हम बात करें एक राज्य विधानसभा का जो सदस्य होता है जिसे हम बोलते हैं विधायक, एक विधायक के मत की बात करें, किसकी बात करें हम? एक विधायक का मत। देखिए एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है तो विधायक राज्य में होता है और उस राज्य की जनसंख्या कितनी है वो डिपेंड करेगा उस राज्य की जनसंख्या। ठीक, और उस राज्य में जो विधानसभा है, जो उस राज्य में विधानसभा है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य
और गुना 1/1000, यानी कि एक विधायक का मत मूल्य होता है उस राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है और उस राज्य की जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित सदस्य का भाग देकर गुना 1/1000, ये होती है एक विधायक का मत मूल्य। अब बात करेंगे कि भाई ये जो जनसंख्या है उस राज्य की जनसंख्या जो है वो किस आधार पर चुनी गई है, तो याद रखना है 1971 की जनगणना के आधार पर ये राज्य की जनसंख्या जो है वो ली गई है। और ये जो मत मूल्य है ये कब तक वैध है, तो ये 2026 तक यही प्रावधान रहेगा। अब विधायक के मत का मूल्य देख लिया। अब अगर हम बात करें जो संसद है उसके जो मत का मूल्य है वो क्या होता है, तो देखिए टोटल जितने भी राज्यों में विधायक हैं उनका कुल मत, यानी कि सभी राज्यों के विधायक का मत मूल्य, और बटे में क्या लिखना है, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य। और जो संसद है उसके निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य से भाग देने पे निकल के आ जाएगा संसद का मत मूल्य। अब देखिए जो संसद का मत मूल्य है वो होता है 708। एक संसद का मत मूल्य 708 होता है, निकल के आता है, जब निकालोगे इतना ही आएगा। एक विधायक के मत का मूल्य जैसे हर राज्य में अलग अलग होता है, जैसे यूपी में 208, सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है विधायक के मत का मूल्य। हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसकी मत का मूल्य होता है। हर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग होती है। अब देखिए विधायक के मत का मूल्य देखा, संसद के मत का मूल्य देखा, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये अनुच्छेद 54 में देखा निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। उसके बाद 55 में देखा कौन वोट देते हैं, किसके वोट का कितना मूल्य होता है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अगर राष्ट्रपति नियुक्त होना है या राष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसके लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए घोषित होता है तो उसे एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति को कितना प्राप्त करना होता है, जितने भी वेद मत पड़े हैं, जितने भी विधायक और सांसदों ने अब अपने वोट डाले होंगे तो वो कुल वेद मत देखे जाएंगे कितने पड़े। जितने भी वेद मत हैं उनमें 1+1 बराबर 2 और +1 करना है। ये है न्यूनतम कोटा। क्या है न्यूनतम कोटा, ये प्राप्त करना है। अब कुल वेद मत बटे 2, यानी कि टोटल मतों का बटे 2 का मतलब है टोटल मतों का आधा, यानी कि 50%। तो न्यूनतम कोटा होता क्या है 50% +1। अगर आप 50% +1 वोट प्राप्त करते हैं तो आप राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये कंडीशन है न्यूनतम कोटा की। अब अगर कंडीशन देखिए ऐसी है कि न्यूनतम कोटा 50% प्राप्त करना है और उसके बाद एक वोट फालतू प्राप्त करना है तब राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अगर किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिला तब क्या होगा, अगर किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिला तब वो पद्धति यूज की जाएगी जो अनुच्छेद 55 में अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली के अनुसार। फिर न्यूनतम कोटा किसी एक को प्राप्त होगा और वो ही राष्ट्रपति बनेगा। देखिए अभी तक अगर मैं बात करूं कि ऐसा कभी हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा भी किसी को प्राप्त ना हुआ हो, तो हाँ एक बार हुआ है अभी तक हमारे भारत के संविधान में, सन 1969 में। 1969 में क्या हुआ था, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। वीवी गिरी के टाइम पर दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी क्योंकि पहली बार में किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। और उस टाइम पर इनके विरोधी थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को वीवी गिरी ने हराया था और वीवी गिरी जीते थे उसमें दूसरी चक्र की मतगणना में। तो अब देखिए मैं अब बताऊंगा कि दूसरी चक्र की मतगणना किस तरीके से की जाती है और एकल संक्रमण मत प्रणाली इसमें कैसे यूज की जाती है जब किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया जाता है, वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, पूरे राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 4 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हैं, A, B,
सी और डी। अगर चारों को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि इसे 40% मिले, इसे 30%, इसे 20% और इसे 10%, किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, तब यूज करेंगे एकल संक्रमणीय प्रणाली, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। यानी कि जो वोट है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं इसमें, और वो ट्रांसफ़र किस तरीके से की जाती हैं अब यहाँ पर देखिए। पहले चक्र की मतगणना हुई, उसमें किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो इसे समझने से पहले, एकल संक्रमण प्रणाली से पहले एक बात ये समझिए कि जो विधायक और सांसद होते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो वोट कैसे देते हैं। देखिए, उनके लिए एक मतपत्र दिया जाता है इस तरीके का, ये मतपत्र हो गया, और इसमें जैसे 4 कैंडिडेट हैं ए, बी, सी और डी, इनको वरीयता दी जाती है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता होते हैं, जो मत देने वाले होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि 4 अगर कैंडिडेट है तो एक ही कैंडिडेट को वोट देंगे, नहीं, वो चारों कैंडिडेट को वोट देंगे, लेकिन वो चॉइस रख देंगे या प्रीफ्रेंस रख देंगे कि जैसे मुझे वोट देनी है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं क्या करूँगा, अगर वोट देनी है मुझे तो मैं पहली प्रेफरेंस मान के चलो ए को रख रहा हूँ कि भाई पहले नंबर पे मैं अपनी वोट ए को दूंगा, ए नहीं बनता, और दूसरी प्रेफरेंस में सी को, तीसरी प्रेफरेंस बी को, और चौथी प्रेफरेंस डी को। तो ये इस तरीके से वोट देनी होती है हर किसी मतदाता को राष्ट्रपति के चुनाव में, कि अपनी प्रेफरेंस चारों को देनी होती है कि वो किस राष्ट्रपति को किस तरीके से या किस कैंडिडेट को किस क्रम में चुनना चाहता है। अब देखिए, पहली वरीयता या पहली प्रेफरेंस के आधार पर किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तब एकल संक्रमण प्रणाली लगाते हैं, जिसके अनुसार ये सिस्टम है कि जिसको भी सबसे कम मत मिले हैं, जिसको भी सबसे कम मत मिले हैं, उसके मतों को, जो प्रथम वरीयता वाले मत हैं ये, उनको तो कर दिया जाता है कैंसिल, और बाकी जो इस 10% मतों ने जो अपनी सेकंड चॉइस रखी है उनको वरीयता दी जाती है। यानी कि अब ये 10% वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऊपर की तरफ। अब क्योंकि जिसने भी 10% वोट दिए हैं तो सीधी सी बात है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो उसने डी को रखी होगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो ख़त्म, क्योंकि ये डी जो है ये अलग हट जाएगा इससे, चौथा उम्मीदवार। अब इसके जो 10% वोट हैं उसमें जो प्रथम वरीयता है वो तो अलग हो गई। अब जो इसने दूसरी वरीयता रखी है वो किसको रखी है, जैसे 10% में मान के चलो, सेकंड वरीयता में इसने 6% तो ए को दिए और 4% वरीयता बी को रखी। 10 में से 6 ने ए को और 4 ने बी को, तो टोटल अब देखें कितना हो गया, 46% और 34%। अभी भी किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, इसको 20%, अभी भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए, जो 20% वाली ये सी को मिले हैं, अब सी की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो मत कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब इसके 20% देखे जाएंगे कि इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है। अब सेकंड प्रेफरेंस में मान के चलो इन्होंने 10% तो दे दिए हैं ए को और 10% दिए हैं बी को वरीयता, तो इसके तो 20% ख़त्म। अब 46 और 10 56% और 34 और 10 44%। तो एक आदमी को क्या हुआ, न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया और ए इस तरीके से विजेत हो गया और ये बन गया राष्ट्रपति। ये होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका जो अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद इसके आगे के अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।